लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। किसकी बात की थी? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने शुरुआत की थी ये सोच रही थी कि जो लाइट है उसकी नेचर कैसी है, वेवी है और पार्टिकल भी है, पर उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए। पार्टिकल का साइज कम होता है और वेव स्प्रेड आउट होती है, ठीक है। पर डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया और हाइपोथेसिस में कहा कि सारा यूनिवर्स दो चीज़ों का बना है, या मैटर है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो जिस तरह से हमारा जो रेडिएशंस हैं या ईएम वेव्स हैं उनका वो कैसा करती है, दोनों नेचर शो करती है। पूरा इलेक्ट्रिक लेक्चर में देखा पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है, ठीक है। ड्यूल नेचर है तो मैटर की भी ड्यूल नेचर होनी चाहिए, तो मैटर के साथ भी वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए, जिसे मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव नेम दिया गया, ठीक है। और उसने दोनों कॉन्सेप्ट्स को लिया, पार्टिकल कॉन्सेप्ट को भी लिया और वेव कॉन्सेप्ट को भी लिया एनर्जी के, और वहां से एक रिलेशन फाइंड आउट किया वेवलेंथ के लिए, एंड दैट केम आउट टू बी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। h was your Planck's constant and p was the momentum, है ना। अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, देन दिस वेवलेंथ लैम्डा दैट इज h डिवाइडेड बाय m इनटू v। तो किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी दैट विल बी दिस, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी और उसकी वेवलेंथ ये है, उसकी वेवलेंथ ये है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इसको लिखा था, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमने इसे लिखा था, ठीक है। इट वाज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आप देखते रहना, क्या यही था h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 me, एंड व्हाट अबाउट टेम्परेचर? इट वाज h डिवाइडेड बाय 3mkt। एंड वन मोर वाज देयर कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको इलेक्ट्रॉन और मास m दैट इज एक्सीलरेटेड थ्रू सम पोटेंशियल v, देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल हम ले रहे हैं, एज ए पार्टिकल ले रहे हैं, हाँ। इट वेरी गुड, इट वाज 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v, ये आना चाहिए था ना, ठीक है। तो ये तो था हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना था, और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया किसने? किसने किया? डेविसन एंड जर्नर, ठीक है। एंड दे वर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट विद अ निकल क्रिस्टल। एक निकल क्रिस्टल के साथ एक रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन बीम को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन गन थी, उस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने किसी निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक किया और उसकी रिफ्लेक्शन जो वहाँ से हो रही थी उस रिफ्लेक्शन को वो नोट डाउन कर रहे थे। इट्स एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन गन से हम उन्होंने इंसिडेंट किए, एक्सेलरेट किए, इंसिडेंट किए एक निकल क्रिस्टल पे। ये क्या है? निकल क्रिस्टल है ना, निकल क्रिस्टल है। इस निकल क्रिस्टल के ऊपर जब उन्होंने इसको इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट करने के बाद ऑब्वियसली इन्होंने रिफ्लेक्ट करना था, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इंटेंसिटी को, है ना, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इंटेंसिटी दे वर मेजरिंग, उसको मेजर कर रहे थे कितने इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे मिल रही हैं, किस एंगल पे मिल रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा एक डिफरेंट सा बिहेवियर शो कर रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कर रहा है। बिहेवियर क्या था कि कुछ मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर एंगल पे उन्हें मिल रहा था, किसी पर्टिकुलर एंगल पे या किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे उन्हें एक मैक्सिमम मिल रहा था, एक डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा था ये रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कहा कि दिस मे बी ड्यू टू डायरेक्शन, ये जो मैक्सिमम मिल रहा है ये किस वजह से हो सकता है? डिफ्रेक्शन की वजह से हो सकता है, दिस मे बी ड्यू टू डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो वहां से उनको एक ये उन्होंने कंक्लूड करने की कोशिश की कि जो इलेक्ट्रॉन है इस टाइम एज ए वेव बिहेव कर रहे हैं। अब देखो जो डिफ्रेक्शन है वो तो कौन बिहेव कर रहा है? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ वेव, है ना।
ठीक है, रिफ्लेक्शन जो शो करता है वो कौन करता है, वेव शो करती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर ये शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, उसका मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है थोड़ा सा, ठीक है, तो पार्टिकल है। पर एक पर्टिकुलर इस पे एंगल पे और वोल्टेज पे, पोटेंशियल पे, ठीक है, ये क्या कर रहा था, एज अ बिहेव कर रहा था, है ना। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया इससे, ठीक है। अब ये जो कंक्लूड किया तो उसको वेरीफाई करना था इस एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी वो कुछ इस तरह से थी। उन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली प्लॉटेड दिस इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई, जिस एंगल पे वो स्कैटर किया, राइट, ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्होंने इंटेंसिटी को प्लॉट किया पर डिफरेंट वोल्टेजेस। सो इंटेंसिटी वर्सेस phi plot at different voltages, उन्होंने प्लॉट्स बनाए, पर किसके, जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एंगल पे मिल रहे हैं, पर उस टाइम पे वोल्टेज को वो फिक्स रखते जा रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग विद दिस एट सम 40 वोल्ट्स, वोल्टेज फिक्स कर ली एट सम 40 वोल्ट्स। जब उन्होंने इस को मेजर किया एट डिफरेंट एंगल, तो एक स्मूथ कर्व, ये इंटेंसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस नाउ, ये फिक्स है, दिस इज फिक्स, ये जो 40 वोल्ट्स है ये फिक्स है, ठीक है। कोई चीज़ अगर चेंज कर रहे हैं तो वो है एंगल यहाँ से इस तरह से, है ना। ये कह रहा है कि दिस एट डिफरेंट एंगल्स जो इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, पहले कम थी फिर इंक्रीज की फिर मैक्सिमम, फिर, है ना, कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है, बट द कर्व इज स्मूथ, इंटेंसिटी, ठीक है। उसी तरह से सम 44 वोल्ट्स एट सम 44 वोल्ट्स, फिर से फिक्स्ड है पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, उसको फिक्स कर दिया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स कर दिया। इस टाइम पे फिर से उन्होंने इसको जो रिफ्लेक्शन है उसको स्टडी किया, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, अलग अलग एंगल पे इंटेंसिटी को मेजर किया। जब मेजर किया तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल पे आके एक हल्का सा हम्प यहाँ पे मिल रहा है, छोटा सा हम्प मिलना शुरू हुआ अबाउट 50 डिग्रीज। तो इसलिए वहाँ पे भी मैंने जो शो किया है दिस फाई इज 50 डिग्री है ना, इस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए 50 डिग्रीज है ना। अगर आप इसको इस तरह से लें तो दिस एंगल इज 65 डिग्रीज, दिस एंगल इज 65 डिग्रीज, टोटल इज 180 है ना, दिस वन इज 50 डिग्रीज। इज इट ओके? ओके नहीं है, ये समझ में नहीं है। जब ग्राफ को यहां से समझो, जब इलेक्ट्रॉन बीम आपने इंसिडेंट करी, ठीक है, 40 वोल्ट्स पे इंसिडेंट की, 40 वोल्ट्स पे इंसिडेंट की, ठीक है। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमने 40 कर दिया, मींस इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है जिसके साथ मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिफ्लेक्शन नोट की, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन स्कैटर करते हैं ना हर डायरेक्शन में, तो उन्होंने उसकी एंगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर करना शुरू कर दिया, इंटेंसिटी को अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। तो ये जो कर्व थी इंटेंसिटी की, ये इस तरह से स्मूथ सी कर्व मिली, ठीक है। बट जैसे ही उन्होंने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, इंटेंशियल दैट इट बिकम्स 44, पोटेंशियल बिकम्स 44, है ना। पोटेंशियल को इंक्रीज किया, पोटेंशियल को इंक्रीज किया मीन्स अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। इस पर्टिकुलर इस पे उन्होंने देखा कि जब ये 50 डिग्री पे पहुंच रहा है, डिटेक्टर हमारा 50 डिग्री पे है, तो यहाँ पे एक हल्का सा हम्प मीन्स इंटेंसिटी हल्की सी इंक्रीज कर गई इलेक्ट्रॉन्स की, इस जगह पे इंटेंसिटी हल्की सी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, एक हम्प सा मिलना शुरू हो गया। हम्प इन द सेंस कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा जिसकी हम बात करते हैं, ये हम्प जो है ये क्या शो कर रहा है, एक मैक्सिमा शो कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है, कुछ इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रही है, तब यहाँ पे, अदरवाइज तो ये स्मूथ कर्व मिलती, पर यहाँ पे स्मूथ कर्व नहीं मिल रही थी, एक हम्प मिल रहा है, ठीक है।
एक मैक्सिमा हमें मिल रहा है, तो मैक्सिमा किस वजह से होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है कि नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आ रही? इसको और पोटेंशियल उन्होंने इंक्रीज किया। ग्राफ के साथ क्या मैच नहीं कर रहा है? ये तो जस्ट शो करने के लिए बेटे, ये 50 डिग्री पे हम ले रहे हैं, जो हम पॉइंट इज एट 50 डिग्री। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो 50 डिग्रीज, तो शो करेंगे 50 डिग्रीज पे। इज इट ओके? अब ठीक है, अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। एट सम 54 volts, same experiment at 54 volts, but again at 50 degrees. स्कैटरिंग एंगल हमारा 50 डिग्री है, हम वहीं पे अपेयर हो रहा है, पर नाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, हाईली प्रोनाउंस्ड। ठीक है, मींस इस टाइम पे इसकी इंटेंसिटी कैसी है? मैक्सिमम। एट दिस पॉइंट, एट दिस वोल्टेज, द इंटेंसिटी ऑफ दिस हम्प इज मैक्सिमम। इसके बाद अगर वोल्टेज को इंक्रीज किया, मीन 60 वोल्ट तक लेके जाते हैं, तो दिस हम्प दैट अप स्टार्टेड डिसअपीयरिंग, ये डिसअपीयर होना शुरू हो गया। At about 68 volts, it disappeared. ये फिर से कर्व स्मूथ हो गई। जैसे वोल्टेज को इंक्रीज किया 68 वोल्ट, तो ये अब क्या कर गया? डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म हो गया। वो जो हम हमारा था वो क्या हो गया? डिमिनिश हो गया, डिसअपीयर हो गया, डिसअपीयर हो गया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि भैया यहाँ पे क्या है? इट इज having maximum intensity, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब क्या हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी तभी होगी जब हमारी क्या हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ये क्लियर हो गया? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उन्होंने इसको, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसको मैच करने की कोशिश की ब्रैग्स डायफ्रैक्शन से। ये ब्रैग्स डायफ्रैक्शन क्या है? ये अलग सा टॉपिक है, पता नहीं आप लोगों ने शायद छोटी क्लास में कहीं पढ़ा है ब्रैग डायफ्रैक्शन के बारे में या नहीं पढ़ा है। मैं थोड़ा सा यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ कि ब्रैग्स डायफ्रैक्शन एक्चुअल में हम करते हैं किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। उसके अंदर एटम्स की इस तरह से लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्सरेज को इंसिडेंट किया जाता है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं, डायफ्रैक्ट करती हैं, आगे कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं या डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं। एक पैटर्न हमें मिलता है जिसको हम एक्स-रे डायफ्रैक्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हम एक्स-रे डायफ्रैक्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, जो हम कहते हैं ना रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं, तो पता नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम करते हैं एक्स-रे ब्रैग्स डायफ्रैक्शन। ठीक है, किससे करते हैं? इसे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको देखने के लिए। तो इन्होंने कहा कि भैया ये तो जो एक्सपेरिमेंट है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्स-रे जो हमारा डायफ्रैक्शन है उसे मैच करते हैं, अगर उसे मैच करते हैं तो यहाँ पे जो ब्रैग्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, it says n lambda equals to d sine of the angle. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्रैग्स लॉ कहता है कब होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब this n lambda it should be equal to d sine of it should be equal to d sine of. अब आप बोलोगे कि ये सर d n lambda और ये क्या चीज़? एक बार हम देख लेते हैं इसको। मैं नेक्स्ट इस पे लेके चलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो d की बात कर रहे हैं ये है दिस इंटर लेयर स्पेसिंग। ये जो लेयर्स हैं, दो एटॉमिक लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच की स्पेसिंग है d, इस स्पेसिंग की बात की है ना। और निकल क्रिस्टल के केस में इसकी जो वैल्यू है इट इज 0.125 नैनोमीटर्स। निकल के केस में ये कितनी है? 0.125 नैनोमीटर्स। इज इट ओके? पर जो हमारा पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया उसमें अगर आप देखोगे तो द
पर्टिकुलर एंगल फाई दैट वाज 50 डिग्री, जिसके ऊपर हमें मैक्सिमम मिल रहा था, और जो वोल्टेज थी दैट वाज V इक्वल्स टू 54 वोल्ट्स, सॉरी 54 वोल्ट्स। D की बात करें तो D फॉर निकल इज D इक्वल्स टू 0.125 नैनोमीटर्स। देन बाय यूजिंग योर ब्रैग्स फार्मूला, ब्रैग्स फार्मूला क्या कहता है, दैट योर n लैम्डा इक्वल्स टू D साइन ऑफ फाई। अगर फर्स्ट ऑर्डर मीन्स आपका जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात की जाए, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। एज फार एज d इज कंसर्न, d इज अगेन दिस 0.125 यहाँ पे दिया है, ठीक है। फाई इज योर 50 जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन लैम्डा दैट विल कम आउट टू बी d इज योर 0.125 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 50 degrees and it will come out to be 165 ऑंगस्ट्रॉम्स। इसको सॉल्व करोगे it will come out to be 1.65 ऑंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से, मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट में हमने देखा कि जो प्रोनाउंस्ड है, जो मैक्सिमा है, हमें कहाँ मिल रहा है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है, 54 वोल्ट्स पे और 50 डिग्रीज पे। 54 वोल्ट्स 50 डिग्रीज, ये हमने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। क्रिस्टल हम निकल यूज कर रहे हैं, तो निकल के लिए जो एटॉमिक लेयर की स्पेसिंग है दैट इज योर 0.125 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये दो चीजें हमें चाहिए थी, तीन चीजें हमें चाहिए, तीनों हमारे पास हैं। क्या है, फाई, वी एंड डी, तीनों अवेलेबल है। ब्रैग्स फॉर्मूला क्या कहता है, दैट n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, व्हेन दिस n लैम्डा इक्वल्स टू d साइन ऑफ फाई, ठीक है। यहाँ पे इन वैल्यू को जैसे सब्स्टिट्यूट किया, इट केम आउट टू बी 1.65 ओम्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, दिस इज लैम्डा एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया। अब थ्योरेटिकल वैल्यू देख लेते हैं इसकी। थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास भैया थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इसमें तो सिर्फ वोल्टेज डालने की जरूरत है। जो थ्योरी हाइपोथेसिस है, तो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल v से अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसके साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी दैट विल बी गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v। ये होनी चाहिए। सो थ्योरेटिकली, so according to de Broglie hypothesis, write it down, according to de Broglie hypothesis, this is theoretical value of lambda, it will come out to be 12.27 divided by square root of v. V is 54 volts, so it will come out to be 1.67 angstroms. तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं they are very pretty close. तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और हमारे जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये डेविसन जर्नल एक्सपेरिमेंट है, इसमें बड़ी अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दिया, हमारे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन। इज इट ओके, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके साथ में ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है यहीं पे खत्म, ठीक है। चैप्टर क्लोज, बुक क्लोज नहीं हुई है, चैप्टर क्लोज हुआ है।